तो स्वागत है आप सभी का अगले वीडियो में। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं सी टेट पेपर 1 2023 के प्रश्न। और आप देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और इन 15 सवाल हम लोग बैक टू बैक करेंगे और पूरे 2023 पेपर 1 के सवाल हैं। तो वीडियो में बने रहें और कॉन्सेप्ट को समझें। एक एक सवाल को, एक एक बिंदु को मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें और समझने की कोशिश करें। तो पहला सवाल है, प्रियदर्शनी कोई लड़की थी, प्रियदर्शनी 4.8 केजी बादाम और इतना 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 केजी काजू को मिला दिया, मिक्सर बना दिया। और इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या है? देखिए समझने वाला सवाल है। आंसर ग्राम में है और यहाँ पे किलोग्राम में। तो सबसे पहले हम पता कर लें कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। ये शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो 4.8 केजी में कितने ग्राम होंगे? गुणा कर दें 1000 से तो कितना हो जाएगा? 0.3 अंक आगे भाग जाएगा। तो कितना हो गया? 4812। ठीक है, दशमलव यहाँ था, दशमलव यहाँ आ गया। ठीक, ये 4800 ग्राम बन गया। अगला है कितना? किशमिश कितना है? 250 ग्राम। और अगला कितना है? काजू। काजू है 3.5 केजी, तो ये बन जाएगा 3500 ग्राम। ठीक, अब क्या करें? पहले देख लें कि इस पूरा मिलाने से वेट टोटल कितना हो गया, टोटल भार कितना होगा। 0 0 और 5 में 10 8 18 के 8 हासिल आया 1, 3 2 5 1 6 4 10। इतना हो गया 10,800 ग्राम हो गया। अब हमको 10,800 ग्राम, हमारे पास कोई चीज है, उसके 3 दर्जन पैकेट बनाना है। एक पैकेट में, एक में 12, एक दर्जन में 12, तो 3 दर्जन में 36 पैकेट बन जाएंगे। तो एक पैकेट का भार कितना है? हम लोग इसको क्या करेंगे? 36 से भाग दे देंगे और एक पैकेट का भार पता चल जाएगा। ये 3600 पैकेट में इतना भार है, तो एक पैकेट का कितना भार है ये निकालने जा रहे हैं। तो इसको 3 त्रिका 9, पहली गिनती 3 है और 10 है, तो ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 10 से कम आ जाए। तो 3 त्रिका 9। अब इस 3 को इस 36 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6 त्रिक 18 के 8 हासिल आया, 3 त्रिक का 9 और 1 10। तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। 2 0 यहाँ पर है। 36 का पहाड़ा 2 बार पढ़ दीजिए, कितना आ गया? 300 ग्राम। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है आपका। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं क्या है। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले जान लेते हैं वर्ग क्या होता है। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, एक ऐसी आकृति है। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। इस वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाए? पहले देख ले, जब भुजा 5 सेंटीमीटर है तब क्षेत्रफल कितना है? तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुणे भुजा। तो 5 सेंटीमीटर ये है, या भुजा का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 25। ठीक, अब इसकी भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब अब भुजा कितनी हो गई? अब भुजा हो गई है 5 नहीं 10। अब देख लेते हैं क्षेत्रफल कितना हुआ। तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 10 धाम 100। तो पहले था 25, अब हो गया 100। तो कितना गुना हो गया है 25 का? 100 को बांट दे, 4 गुणे 25, ये 100 ही तो लिखा है, तो ये 4 गुना बढ़ गया। अगर भुजा दोगुनी कर दी गई तो क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ गया? क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ गया। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी 3D आकृतियां? 3D आकृति क्या होती है? जिसमें आप समझ लीजिए हाइट भी हो, हाइट, ठीक, लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी हो। तो घन, घन क्या होता है? मान लीजिए एक दफ्ती का डब्बा। घन क्या होता है? जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हैं, एक ऐसा डब्बा, उसको घन कहते हैं। घन भी 3D है। घनाभ, घनाभ भी एक डब्बा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो लेकिन हो डब्बा ही, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, उसमें भी घनाभ। अर्धवृत्त, वृत्त क्या होता है? मान लीजिए एक रोटी, रोटी है और आधी रोटी है, तो ये वृत्त तो हुई लेकिन इसमें ऊंचाई नहीं है। मान लीजिए एकदम पतली पेपर, वो है रुमाली रोटी, तो ये तो 3D आकृतियां नहीं है। और शंकु, शंकु मान लीजिए बर्थडे का कोन, बर्थडे का कोन में भी हाइट होती है, ऊंचाई होती है, तो वो है। लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त 3D नहीं है। घन, घनाभ तो है। वृत्त, वृत्त भी 3D नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। घन, घनाभ, गोला, बेलन, ठीक। त्रिभुज, त्रिभुज भी प्लेन में ही, कागज में ही रहता है, ठीक। घन, घनाभ, गोला, गोला क्या होता है? फुटबॉल। वृत्त और फुटबॉल में यही अंतर है। वृत्त मतलब मान लीजिए रोटी, उसमें ऊंचाई नहीं है। फुटबॉल, गोला, गोला मान लीजिए एक अमरूद, उसमें ऊंचाई भी है। बेलन, बेलन क्या होता है? बेलन मान लीजिए, बेलन वो रोटी बेलने वाला बेलन नहीं, एक पाइप मान लीजिए, पाइप, पाइप में भी ऊंचाई होती है।
तो आप समझ लीजिए, देखिए ये बेलन है, ठीक। इसमें ऊंचाई अगर इसको ज़मीन में रखा जाए तो ज़मीन से ऊपर उठ सकता है, तो इसमें भी हाइट है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही है। ये वृत्त नहीं है और त्रिभुज भी, ये 2D शेप है। तो आइए अगला सवाल देखते हैं, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है, ठीक है। संगीता कोई लड़की है जो कि एक साबुन खरीदना चाहती है और जिसका मूल्य 10 रुपया है, ठीक है। साबुन का मूल्य कितना है? 10 रुपया है, ठीक, ध्यान रखेंगे। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का है, 2 1 रुपये के सिक्के हैं, मतलब 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 2। ये क्या रुपया हो गया? 5। और ये कितना रुपया हो गया? 2। और 5 50 पैसे के सिक्के हैं, 5 इंटू 1/2 मतलब 50 पैसा, मतलब आधा रुपया, ठीक। कितना मान ले इसको? आधा रुपया, मतलब 5/2। 5 2 लोग में बटेगा तो कितना हो जाएगा? 2.5। उसे साबुन खरीदने के लिए कितनी और धनराशि की ज़रूरत है? पहले पता कर लें कि उसका टोटल रुपया बना कितना। 5 2 7 2 9, 9.5। और क्या रुपए का साबुन है? साबुन है 10 रुपए का। तो इसमें और कितना रुपया की ज़रूरत है? 50 पैसा और मिल जाए इसको तो पूरा साबुन खरीद लेगी। तो ऑप्शन जो है वो सेकंड वाला जो था वो सही था। 50 पैसे लिखा है, ये रुपया 50 पैसे और ये 0.50 रुपया होता है। तो अगला सवाल बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों का समूहों का चयन करिए। 1/4, 1/3, 1/2। सब में देखिए यही पेयर है। आप लोग का जब भी अब ऐसा सवाल आया तो सीधे भाग दे दीजिए और ज़्यादा टेंशन लासा वासा लेने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 4 दूनी 8। जैसे 1/4 था, इसको हम लोग देख रहे हैं कि कितना हुआ, तो 4 दूनी 8 और 2 0 4 पंचे 20। 1/4 कितना हुआ? 2.5। ये 1/4। अब निकाल लेते हैं 1/3 कितना हुआ। पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए, 3 त्रिका 9 0.3 हुआ। और फिर देख लेते हैं 1/2 कितना हुआ। 1/2 तो सबको पता होगा, 0.5। तो कौन सा ज़्यादा है? ये 1/4 वाला 0.25 है, 1/3 वाला 0.3 है, और 1/5 वाला 1/2 वाला 0.5 है। तो देखिए दशमलव के बाद जो सबसे बड़ी गिनती होगी वही सबसे बड़ा। तो बढ़ते हुए क्रम मतलब सबसे छोटा वाला सबसे पहले लिखना है। तो सबसे छोटा क्या है? 1/4 है। देख लेते हैं 1/4, ये सबसे छोटा है। ऑप्शन नंबर 1 ही में है 1/4 सबसे छोटा। उसके बाद 1/3, उसके बाद 1/2। ऑप्शन 1 था वो सही था, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। जो अगला सवाल है इसमें हमको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा? इस सवाल में थोड़ा सा त्रुटि हो सकती है जिसने पेपर बनाया होगा। क्यों, आइए अभी पता करते हैं। जैसे 1 के बाद 6 आया है और 6 के बाद 15 आया है, तो यहाँ देखिए गैप कितने का है। 1 के बाद 6 मतलब 5 का गैप है, और 15 के बाद 6 इसका मतलब 9 का गैप है इन दोनों में। अब यहाँ देखिए 45 और 66 इसके बीच में कितने का गैप है? 21 का गैप है इन दोनों में। 21 का गैप है, और यहाँ पर कितने का गैप है? 25 का। और यहाँ पर था 5 का, यहाँ पर था 9 का। तो देखिए जो गैप है ये 4-4 का गैप दिख रहा है, 5-4। जैसे 1 में 5 जोड़ा गया तब 6 आया, 6 में 9 जोड़ा गया तब 15 आया, 45 में 21 जोड़ा गया तब 66 आया, 66 में 25 जोड़ा गया तब 91 आया। तो इसी तरह से 15 में अगली गिनती जो यहाँ आएगी वो जोड़ी जाएगी, तो यहाँ लिखना चाहिए उसको। तो 4-4 का गैप है, तो मेरे हिसाब से अगली गिनती यहाँ पे क्या होनी चाहिए? 13 होनी चाहिए, 13। अब 15 और 13 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 28 लिखेंगे, 28। लेकिन आप कहेंगे कि तो अगला नंबर तो 45 है, 13 के बाद क्या आएगा? अगर 4-4 का गैप है 17 आएगा। तो यहाँ पर जो फिल किया जाएगा वो क्या रहेगा? 17। 17 के बाद ये जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा? उसमें 45 आएगा। तो सही नंबर क्या है हमारा? 28 है। देखिए सब में 5-5 का, इसमें 5 का गैप है, इसमें इन दोनों को घटाया तो 5 आया, इन दोनों को घटाया तो 9 आया। तो जो आ रहा है घटाने से उसमें 4-4 का गैप है, 4-4 का गैप है। तो हमने यहाँ से पता कर लिया कि 15 में इस 9 के बाद 4 का गैप था तो अगला 13 आएगा। और हमने ये भी पैटर्न देखा कि इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखा जा रहा है, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखा जा रहा है, तो इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखा जाएगा। तो ठीक इसी तरह से 15-13 को जोड़ दिया तो कितना आया? 28 आया। ये ऑप्शन जो था वो था सेकेंड वाला सही था। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित तालिका को, तालिका वाले सवाल आप लोग जरूर पढ़िएगा, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है। रक्त समूह ए वाले विद्यार्थी 9 है, रक्त समूह बी वाले 6 हैं, रक्त समूह ओ वाले 12 हैं, रक्त समूह ए बी वाले 3 हैं, और कुल कितने विद्यार्थी हैं? 30 हैं।
सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात कितना है? तालिका वाले सवाल लगते कि बहुत कठिन है, लेकिन होते बहुत आसान है। तो सबसे कम अनुपात मतलब भाग देना है, बस भाग ऊपर नीचे लिखना है, सबसे बटे के रूप में लिखना है, ठीक। सबसे अधिक और सबसे कम, सबसे अधिक वाले सबसे ऊपर लिख देंगे, सबसे अधिक कौन से? ओ वाले, कितने हैं? 12। और सबसे कम कितने वाले हैं? ए बी, कितने हैं? 3 3। तो कितना हो गया? 3 एक नम 3, 3 चौक 12, जो घटाने ये आया 4:1, 4:1 आया। ऑप्शन नंबर 3। तालिका वाला सवाल लगता बड़ा है, लेकिन होता बहुत आसान है। अनुपात का मतलब होता है भाग देना। जो यहाँ पे पहले लिखा रहेगा सबसे अधिक, तो वो पहले लिखा जाएगा, और सबसे कम वो नीचे लिखा जाएगा। अगर यही चीज़ उल्टा होता, सबसे कम तथा सबसे अधिक, तो ये आंसर पलट जाता, 1:4 हो जाता, ऑप्शन ए होता। लेकिन अभी ऑप्शन 3 वाला सही है, और कोई जो 1 लगा के आएगा उसका गलत हो जाएगा, ठीक। वो सबसे कम वाला ऊपर रख देगा और सबसे अधिक वाला नीचे रख देगा। आइए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये ध्यान रखेंगे, सत्य नहीं है, ठीक। एक पतंग के सम्मुख, यदि एक पतंग के सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण, ये जो पतंग होती है ऐसी होती है। एक पतंग के, नहीं अच्छी नहीं बनी, एक पतंग के सम्मुख कोण ऐसे होती, बहुत दिन पहले उड़ाया था। एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो एक आयत बन जाती है। पतंग तो आयत नहीं होती। आयत क्या होता है? जिसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो। पतंग तो ऐसी नहीं होती। हमको लग रहा है पतंग जो होती है उसकी चारों साइड जो है, चारों भुजा, ये सब बराबर होती, बराबर बराबर लंबाई की होती है, तभी पतंग लगेगी। वरना एक लंबी और एक चौड़ी, ये पतंग बन नहीं पाएगी। तो देखते हैं, सत्य नहीं है वाला पूछा। यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हों तो एक वर्ग बन जाता है। सही बात है, वर्ग भी एक तरह का आयत है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। एक सम चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों तो वर्ग बन जाता है। सही बात है, ये सम चतुर्भुज है, लेकिन इसका कोण बराबर नहीं है। ये देखिए ज़्यादा है और ये देखिए कम है। तो अगर ये बराबर है सारे कोण 90-90 अंश के, तो वर्ग बन जाता है। ये भी कथन सत्य है। यदि एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? एक चतुर्भुज को किसी ने खिसका दिया इस तरह से, चतुर्भुज। एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण, अभी देखिए ये कोण कम है, ये कोण ज़्यादा है, दोनों लाइन के बीच में एंगल। अगर सभी कोण बराबर हों तो देखिए ये सही बात है, 90 अंश, अगर सारे कोण 90 अंश हो जाएँ तो आयत बन जाता है। ये भी कथन सत्य है। तो सबसे जो खराब लगा, मतलब खराब नहीं, सबसे असत्य कथन लग रहा है वो कथन 1 लग रहा है। ये पतंग के सम्मुख कोण बराबर हों तो आयत बन जाती है, ये बात गलत है। तो ये हमारा ऑप्शन सही माना जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो अगला देखते हैं। अमीनी मतलब कोई है 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वो इन वर्गों के अलग अलग प्रकार कितने आयत बना सकती है? ठीक, 36 है, मतलब मान लीजिए 36 टुकड़े हैं, तो 36 को कैसे और अरेंज किया जा सकता है? 36 उसकी लंबाई 1 कर दे और चौड़ाई कितनी कर दे? 36, एक आयत बन जाएगा। ठीक, अब 36 को और तोड़िए, मान लीजिए 2 कर दे, लंबाई 2 कर दे और चौड़ाई कितनी कर दे? 18 कर दे, ये भी 36 बन जाएगा। लंबाई 3 कर दे, मतलब चौड़ाई 3 कर दे और लंबाई कितनी कर दे? 9 कर दे, नहीं 9 तिक 27 ही हुआ, नहीं 3 का नहीं बन पाएगा। 3 36, 12 3 36, 12 3 36 सही है, 12 3 36। और फिर 4 लंबाई कर दे और 9 चौड़ाई कर दे, 4 9 36। और कैसे अरेंज कर सकते हैं? 5 5 का कोई नहीं आएगा, 6 और 6 6 छंग कितना हो गया? 36। तो इस तरह से देखा जाए, और 7 छंग इसके बाद कोई पेयर बनेगा ही नहीं जिसमें 36 आ जाए। ठीक, तो 1 2 3 4 5, 5 तरीके से वो अरेंज कर सकती है। ठीक, 36 को वो आयत के रूप में 5 तरीके से वो अरेंज कर सकती है। उम्मीद है कि ये वाला समझ में आया होगा। ठीक, तो आइए चलते हैं अगले सवाल पे हम लोग। अगर आपको वीडियो से कुछ फ़ायदा मिल रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जो ग्रुप हों आपके, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हों, उनको शेयर कर दीजिएगा, उससे प्रोत्साहन मिलेगा। और आगे के सारे जितने भी आने वाले पेपर हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, खूब अच्छे से तैयारी करेंगे। एक-एक क्वेश्चन को समझ के उसका पोस्टमार्टम करके समझेंगे, और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरह से वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसके बदले में आपसे सिर्फ इतना मांगा जा रहा है। मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, रुबीना ने कार से 16:50, भैया जिसने ट्रेन से यात्रा की होगी वो जानता होगा, ट्रेन में यही 15-16 चलता है। 16:50, 16 मतलब 4:50, 4:50 पे यात्रा शुरू की, और उसी दिन 21:15 ट्रेन से यात्रा करते होंगे तो पता होगा 21:15 मतलब 9:15, 9:15 बजे यात्रा समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय है
4 50 के बाद 5 50, 6 50, 7 50, 8 50, 8 50, 8 50 और फिर 9 15, कितने मिनट हो गए? 8 50 और 10 मिनट उधर हो गए और 15 15 10 25, 1 2 3 4 घंटा 25 मिनट, 4 घंटा 25 मिनट नहीं, 15 10 25, गलत 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 है। 8 50 हुआ ना, तो 10 मिनट उधर 15 मिनट उधर, 15 10 ही तो हुआ, 15 10 25, 4 घंटे 25 मिनट भैया लगे उसको यात्रा पूरी करने में। ठीक है, आसान है, अगर जिसको ये स्टेशन वाला टाइम पता होगा तो बहुत आसानी के साथ कर लेगा। 4 घंटे 15, देखते हैं, 4 घंटे 25 मिनट, ठीक, 4 घंटे 25 मिनट आंसर सही है। 4 घंटे 25 मिनट। आइए अगला सवाल करते हैं। 100 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल है। तो मैथ में जब कुछ ना पता हो तो क्या करते हैं? एक्स करते हैं। 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, 100 में आइए जोड़ देते हैं एक्स, ठीक, और फिर वही संख्या 100 में घटा दी जाती है, तो 100 में से x घटा दीजिए। इस प्रकार प्राप्त दोनों संख्याओं का योगफल, तो 100 प्लस एक्स प्लस ये एक संख्या हो गई, तो 100 माइनस एक्स ये दूसरी संख्या हो गई, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, 100 कितना आ गया? 200 आ गया। नंबर जो था वो 200 था। ठीक, अगला सवाल, ये सवाल घुमाने वाला नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाना है। 100 लाख को किस रूप में भी जाना जाता है? 100 लाख, ठीक है, आप लोग जानिए कि 10, 100 लाख पहले लिख लेते हैं, ये हो गया 100 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 100 ये लाख हो गया। तो आइए पढ़ते हैं इसको, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़, ठीक। 10 करोड़ को हम लोग जो दूसरी भाषा में पढ़ते हैं, जो मिलियन ट्रिलियन आपने सुना होगा, मिलियन बिलियन ये सब सुना होगा, तो 10 करोड़। एक बार फिर से देखते हैं, 100 लाख, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इसको क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? 10 करोड़। और 10 लाख जो होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है और 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है, ठीक। तो 10 करोड़ आएगा, 10 करोड़। अगला जो है, निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था संख्या को अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा लिखा जाएगा, तो सबसे बड़ा दशमलव से पहले देखना है, सबसे पहले दशमलव से पहले देखना है, जो संख्या ज़्यादा होगी वही बड़ी मानी जाएगी। दशमलव के बाद पहले अंक पे, फिर दूसरे अंक पे, फिर तीसरे अंक पे हम लोग उसको कंपेयर करेंगे, ठीक। मान लीजिए 1.50 लिखा है, तो अपने मन से एक जीरो और बढ़ा सकते हैं कंपेयर करने के लिए। तो पहले दशमलव से पहले वाली गिनती को कंपेयर करेंगे, दशमलव के बाद बाद बाद, ठीक, इसको कंपेयर करते रहेंगे। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन 1 2 3 1 3 4, इन तीनों में 10.5 है, कोई भी हो सकता है तीनों में से। अब देखिए ऑप्शन जो 1, ये जो बी है 1.5 है, और इसमें 1.0 है, इसमें 1.5 है, तो 1.0 पॉइंट के बाद अगली गिनती देखिए 5 ज़्यादा है, तो ये गिनती ज़्यादा होगी। अभी ऑप्शन ये दो कट गए, अभी ऑप्शन 1 हो सकता है और 4 भी हो सकता है। आगे चलते हैं, 1.055 और 1.05, तो यहाँ पे तीसरी गिनती है नहीं, तो ज़ीरो माना जाएगा। तो देखिए दो गिनती तक सेम है, दो गिनती तक सेम है, अगली गिनती यहाँ पे छोटी है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ये गिनती बड़ी मानी जाएगी। फिर आगे देखते हैं 1.05, 1.05, तो देखिए ये भी कट गया, तो अगला जो है फर्स्ट ही तो बचा, बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, पहला ही ऑप्शन सही है। आप लोग इस तरह से ऑप्शन कटिंग से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा 36 30 का एक गुणनखंड नहीं है? गुणनखंड नहीं है, आप लोग इसको भाग दे के भी देख सकते हैं, गुणनखंड जिससे भाग ना हो, लेकिन कहाँ तक भाग देंगे? आप लोग को एक ट्रिक बताता हूँ, इन सभी को जोड़ लीजिए, इनके विषम स्थान, ये देखिए सम स्थान पे पहले दूसरे कितना है 6, इन दोनों सम स्थानों के गिनती पे ये जो है 3 3, इनको जोड़ लीजिए 6 आया, और विषम स्थान पे जो है ये विषम पे थे 3 3 6 आया,
और ये 6 सम स्थानों की संख्याओं का जोड़ भी कितना है 6, दोनों को घटाएंगे कितना आ रहा है 0। अगर ऐसा हो जाए सम स्थान की संख्याओं का योग और विषम स्थान की संख्याओं का योग 0 हो जाए तो 11 से कट जाएगी। इसका मतलब ये 11 का गुणनखंड है। 3 से कैसे कटने के लिए चेक करेंगे, 3 से कटने के लिए ऐसे चेक करेंगे, सभी संख्याओं को आप जोड़ दीजिए। यहाँ पे 36 30 है ना, तो इन सबको जोड़ेंगे 6 3 9 3 12 12 आ रहा है। 12 क्या 3 की पहाड़ी में आता है? हाँ आता है। अगर है ऐसा है तो वो 3 का भी गुणनखंड होगा। 5 अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 5 या 0 है, 5 या 0, तो वो 5 से कटेगी जरूर पूरी पूरी। तो यहाँ पे देखिए 0 है तो 5 भी इसका गुणनखंड है। तो 9 जो है 9 इसका गुणनखंड नहीं है। आप लोग भाग देख के देख भी सकते हैं, और बाकी ये तीनों हैं तो ये नहीं होगा। ऑप्शन कटिंग, वहां पे रिसर्च नहीं करना है एग्जाम में। तो अगला जो सवाल है कि विषम संख्या के विषम, ये 5 -5 +5 विषम संख्या पदों का योगफल है। तो ये विषम मतलब 1 3 5 7, तो एक पहले ले लेते हैं, एक ही स्थान है विषम है। फिर ले लेते हैं 3, देखिए 5 -5 +5 ये विषम पद है। अगला कितना हुआ, ये +5 -5 कट गया, अगला भी 5 आया। और अगला विषम ले लेते हैं, कितने ले लेंगे 5 पद ले लेंगे, 5 पद कितना हुआ 5 -5 +5 -5 +5, ठीक, माइनस प्लस माइनस प्लस ये भी कट गया, कितना आया 5। विषम संख्या पदों का योगफल है। तो पहले एक पद लिया, फिर 3 पद लिया, फिर 5 पद लिया, तो कितना कितना आया। अब इन सबका योगफल कर देना, 5 5 10 5 15, ऑप्शन नंबर जो 1 था 15 वो सही था। तो देखिए हम लोग ने 15 क्वेश्चन कर लिए 2023 के। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अब आने वाले अगले दिन या एक दिन के बाद हम लोग 2021 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसीलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।